वीडियो में हम हिस्ट्री की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीक्वेंस में वीडियो नहीं है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है। पूरी स्टोरी के लिए अलग से हम देखेंगे क्लासेस का भी। बाकी सेल्फ स्टडी आप करते रहिए एनसीईआरटी से। और इसके अलावा जो ओरिएंट ब्लैकस्टोन की पब्लिकेशन की बुक है आर एस शर्मा की, वहाँ से आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में क्या देखना है, सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेसेस हैं और उनको किसने कब खोजा और किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब इस पर किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो सवाल बना देता है। जैसे हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा या आर डी शर्मा ने खोजा, एन जी मजुमदार ने खोजा, तो वो एक होता है ना मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसे ही ईयर वाइज क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रिवर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये होता है। और साथ में एक स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं कि मोहनजोदड़ो पे कोई स्टेटमेंट है 2-4, और उसमें एक ये है कि इसकी खोज इंडस नदी के किनारे हुई है, सिंधु नदी के किनारे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको सबसे पहले आपको याद करना है। हड़प्पा जो थी सभ्यता का नाम हड़प्पा पे इसलिए किया गया क्योंकि पहला ये स्थल था जहाँ से इसे खोजा गया था। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने 1921 में। रिवर है रावी, रावी के किनारे ये है। आज के टाइम में अगर देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है हड़प्पा स्थल। इसको सबसे पहले खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो था, इसे आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने खोजा था 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसके बाद चनहूदड़ो था, चनहूदड़ो को एन जी मजुमदार ने 1931 में खोजा, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा की खोज हुई अमलानंद घोष के द्वारा, इसको खोजा गया 1951 में। ये घग्गर नदी के किनारे है। ये है कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा रंगपुर है, रंगपुर को रंगनाथ राव ने खोजा था, ये याद करना आसान है। यहाँ पे रंगपुर और रंगनाथ राव दोनों एक ही जैसा है। और 1953-54 में इसको खोजा गया, मादर रिवर के किनारे है, ये गुजरात में स्थल है। रोपड़ की खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, सतलज के किनारे है, ये पंजाब में। ठीक है, लोथल की खोज की रंगनाथ राव ने 1953 में, भोगवा नदी के किनारे है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा बनवाली है, बनवाली को रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था, आर एस बिष्ट आता है एग्जाम में और कई बार ये आ चुका है, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1973 में सरस्वती रिवर, कहीं कहीं इसका घग्गर भी है, घग्गर के किनारे भी कहीं कहीं दिया हुआ है, सरस्वती या घग्गर के किनारे है ये, और ये वर्तमान में पड़ेगा हरियाणा में। ठीक है, बनवाली। तो स्थलों का अभी किस जगह पे पड़ते हैं वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हड़प्पा पड़ता है माउंट गोमरी पाकिस्तान में, मैप अभी देखेंगे। मोहनजोदड़ो पड़ता है लरकाना, ये सिंध जिले का एक स्थान है पाकिस्तान में। और कालीबंगा है भारत में, राजस्थान के श्रीगंगानगर में। रंगपुर है गुजरात में, रोपड़ है पंजाब में, लोथल है गुजरात में, गुजरात में अहमदाबाद के पास। बनवाली जो है वो हिसार हरियाणा में है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने का तो नाम याद होना चाहिए। इसके बाद वाली वीडियो में जब नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे तो कुछ थोड़ी अननोन साइट्स को भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर करके कुछ अलग टाइप की 1-2 प्लेसेस का नाम भी इसमें दे देता है जो कम फेमस होते हैं स्पेशली। खैर, ये कुछ हड़प्पन साइट्स हैं, इनको देख लेते हैं लोकेशन वाइज। जैसा कि हमने बात किया कि रावी की नदी के तट पे है हड़प्पा। सबसे पहली जो सभ्यता की खोज हुई थी यहीं पे हुई थी, हड़प्पा में। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा रोपड़ पंजाब में देखा हमने, सतलज के किनारे। बनवाली है जो कि हरियाणा में है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ? श्रीगंगानगर जिला जो है वहाँ का। इसके अलावा चनहूदड़ो जो पाकिस्तान में देखा हमने, यहाँ पे है, सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे है, और कोट दीजी भी मोहनजोदड़ो के जस्ट अपोजिट है। इसके अलावा एक बड़ी फेमस साइट है जो कि प्री हड़प्पन फेस की है, और ये लगभग 7000 BC में यहाँ से अनाज की खोज हुई है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है आज के डेट में। तो ये कुछ प्लेसेस हैं। इसके अलावा लोथल है गुजरात में, रंगपुर है गुजरात में, और धोलावीरा भी है गुजरात में। ठीक, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, वैदिक नेम्स। देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि किसी शब्द का नाम दे देगा, जैसे नीवी, और पूछेगा कि ये था क्या। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में बहुत अच्छा ट्रेंड है। लगभग 2-4 सवाल तो एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे बनते ही हैं जिनमें वो बस ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या। ठीक है, आपको पता है कि नहीं। तो ऐसे नेम्स वैदिक पीरियड से स्टार्ट होंगे और पूरे मेडिवल पीरियड तक चलेंगे, जहाँ पे नेम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नाम है, जैसे अघन्य कहा जाता था गाय को। अघन्य का मतलब होता है न मारने योग्य। ठीक है, तो गाय को ये लोग पवित्र मानते थे, इस वजह से इसको अघन्य कहते थे। नीवी शब्द प्रयोग किया जाता था एक तरह के कपड़े के लिए, कपड़ा जो नीचे पहना जाता था उसको नीवी कहते थे। रई शब्द ये लोग इस्तेमाल करते थे। रई मतलब ये रई इस तरह लिखा जाएगा। रई संपत्ति की गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। तब संपत्ति मवेशी होते थे, यानी गायें होती थी, तो गायों की गणना रई में करते थे। ठीक है, बेन काट शब्द इस्तेमाल किया जाता था अधिक ब्याज लेने वालों को, जो सूदखोर लोग होते हैं उनके लिए बेन काट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, विश क्या था? विश तब के ज़माने में गाँव के जो ग्रुप होते थे, कुछ 2-4-10 गाँव मिला के, तो उसको बना के विश बनाते थे। यानी गाँव से ऊपर की इकाई, जैसे आज के डेट में ब्लॉक होता है, विलेज होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये जो ब्लॉक होता था उस ज़माने में उसको विश कहते थे। और इसका जो हेड होता था उसको विशपति बोलते थे। विशपति, विश इस तरह होता था, और विश का हेड होता था विशपति। ठीक है, और ग्राम का जो हेड होता था, ग्राम मतलब आज का गाँव जैसा तब भी था, तो उसको बोलते थे ग्रामड़ी। ठीक है, अब विश क्या, यानी ब्लॉक्स का समूह, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट है तब भी जिला जैसा कुछ इकाई था, उसको जन बोलते थे। ठीक है, जन। और इसका जो हेड होता था वो राजन कहलाता था। ठीक है, जैसे राजा को भी राजन शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वही है।
फिर वैदिक काल में जो मीटिंग्स होती थी लोगों की, गांव के और या सभा जो होती थी उनकी, तो एक तो होता था सभा, एक का नाम था समिति और तीसरे का नाम था विदत। सभाओं के लिए 3 नाम उस समय फेमस थे। जो सभा नाम था वो समाज के विशिष्ट जनों की संस्था होती थी, महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। और सभा, ये बस ये याद रखना है कि इसमें विशिष्ट जन शामिल होते थे, बेसिकली बड़े बूढ़े टाइप के। और समिति जो होती थी ये आम समुदाय की सभा थी, ठीक है। समिति के हेड को ईशान कहते थे। ईशान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ईशान शब्द का मतलब होता था समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहते थे। विदत जो है वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, एक प्रकार की जनसभा थी, ठीक है। महिलाओं की उपस्थिति तीनों में ही होती थी, ठीक है। कहीं एक्सेप्शन दिए रहते हैं, लेकिन तीनों में जनरली माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को हर जगह परमिशन थी। उत्तर वैदिक काल से चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू होंगी, ठीक है। अब वैदिक नेम्स और क्या है, स्पर्श शब्द इस्तेमाल, स्पर्श इस तरह स्पर्श का प्रयोग किया जाता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो गुप्तचर होते थे उनके लिए। यानी उस जमाने में जनता की गतिविधियां कैसी हैं उनको देखने वाले जो गुप्तचर थे उनका नाम क्या था, स्पर्श। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बलि तो प्रयोग किया जाता था, एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते ये एक परमानेंट डिमांड बन जाएगी जो शासक होगा उसका। तो बलि शब्द कर एक प्रकार का था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। ऋतस से गोपा कहा जाता था वरुण देवता को, ठीक है। आर्यों के जो वरुण देव थे उनको ऋतस से गोपा उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अगर सबसे महत्वपूर्ण उनके देवता को देखा जाए तो वो थे इंद्र। इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त मिले हुए हैं ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेद में स्पेशली 250 सूक्त हैं उनके लिए, ठीक है। कुछ रिवर्स हैं जो वैदिक पीरियड में उनका नाम अलग था, आज के समय में भी हैं, लेकिन उनका नाम अब कुछ और है और वैदिक पीरियड में कुछ और था। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। सो एक नाम था उस समय क्रुभ। ये क्रुभ नाम आज की कुर्रम नदी का है। ये कुर्रम नदी आज के डेट में अफगानिस्तान में है। दूसरा है कुभा। कुभा काबुल नदी को कहा जाता था वैदिक पीरियड में, ठीक है। काबुल भी अफगानिस्तान में ही है। वितस्ता नाम था झेलम नदी का, ठीक है। झेलम आज भारत और पाकिस्तान में बहती है। भारत में जम्मू कश्मीर में है। डल झील इसी झेलम नदी पे है, फेमस श्रीनगर की डल झील। अस्किनी कहा जाता था चेनाब को, ठीक है। पुरुषनी रावी का नाम था। शतुद्री सतलज का नाम था। द्विपाशा व्यास का नाम था। सदानीरा गंडक को कहा जाता था। दृषद्वती नाम था घग्गर का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दृषद्वती घग्गर का नाम था। गोमती कहते थे गोमल नदी को। गोमल भी आज के डेट में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। गोमल दर्रा भी फेमस है वहाँ का। सुवास्तु कहा जाता था स्वात नदी को। स्वात घाटी भी आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। तो ये 4 नदियाँ जो थी, गोमती, सुवास्तु और क्रुभ और कुभा, ये आज के डेट में इंडिया में नहीं है। एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि इनमें से कौन सी नदियाँ भारत में नहीं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गोमती जो है वर्तमान गोमती नहीं है, ये गोमल का नाम था और गोमल आज के डेट में पाकिस्तान में है, ठीक है। श्याम अयस कहा जाता था आयरन यानी लोहे को, श्याम अयस। अब देखो ऋग्वेदिक पीरियड में तो लोहे का उनको पता नहीं था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इसका पता चलता है। ऋग्वेदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में इसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है, लगभग 1000 BC के बाद से। लोहित अयस कहा जाता था तांबे को। तांबा मतलब कॉपर। कॉपर को क्या कहते थे ये लोग, लोहित अयस कहते थे। तो लोहित से लोहा मत समझ लेना, लोहा को श्याम अयस कहेंगे और लोहित अयस कहेंगे हम कॉपर को, ठीक है। सिरा शब्द प्रयोग होता था। सिरा शब्द प्रयोग होता था हल के लिए, ठीक है। हल के लिए सिरा शब्द प्रयोग होता था। सीता शब्द प्रयोग होता था हल रेखा के लिए। हल रेखा के लिए उत्तर वैदिक काल में सीता शब्द प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक देवता थे द्योस। इनको कहीं द्योस लिखा है ऐसे या कहीं देव लिखा होगा, आपको मिलेगा। ये थे आकाश के देवता, ठीक है। याद रखना, ये बड़ा यूनिक नाम है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बन सकता है। महाजनपद काल इसके बाद स्टार्ट हुआ। देखिए अगर एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि सबसे पहले स्टोन एज है। स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है, फिर वैदिक पीरियड आता है, ठीक है। अब वैदिक पीरियड की लाइफ कैसी है तो देखेंगे कि यहाँ पे विलेज हैं, और विलेज मतलब गांव है उनके। गांव के बाद विश्व बन रहा है, विश्व के बाद जन बन रहा है, और ये जन तक तो वैदिक पीरियड में दिखते हैं। जन के बाद जन का विकास हो जाएगा महाजनपद में। सबसे पहले ये जनपद बनेंगे, जनपद, और महाजनपद बनेंगे जब ये और बड़े हो जाएंगे। खैर, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें 16 महाजनपदों, बौद्ध और जैन धर्म भी 16 महाजनपदों का नाम मिलता है जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक महाजनपद था मगध, जो आगे चल के एक बड़े साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और भारत का पहला साम्राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो 16 महाजनपद कौन थे, उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ थी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो पहला सबसे पूर्व से स्टार्ट अगर किया जाए, मैप देखेंगे बाद में, तो अगर ये इंडिया का मैप माने, यहाँ पे बिहार है, तो ये जो बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है वहाँ पे जगह पड़ती है भागलपुर, ठीक है। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, यहाँ पे था अंग महाजनपद, ठीक है। अंग महाजनपद कहाँ पे था, वर्तमान भागलपुर बिहार के क्षेत्र में। इसकी राजधानी थी चंपा, ठीक। मगध था, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगीर शुरुआत में, फिर बाद में वैशाली भी बनी और उसके बाद पाटलिपुत्र या पटना भी बनी, ठीक है। आज के डेट का जो पटना और एडजेसेंट एरिया है वो तब के ज़माने का मगध था, ठीक है। यही साम्राज्य बाद में बढ़ते बढ़ते एक अखिल भारतीय साम्राज्य बन जाएगा मौर्य काल में, ठीक है ना, पूरे भारत को ही कवर कर लेगा। फिर एक और महाजनपद था जिसका नाम था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी ही थी, और आज भी वाराणसी का जो एडजेसेंट एरिया है उसको काशी ही बोला जाता है, ठीक है। एक महाजनपद था उसका नाम था वत्स्य।
वत्स का की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये जो क्षेत्र है इलाहाबाद का, वो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। वज्जी महाजनपद वैशाली, विदेह और मिथिला इसकी राजधानी थी। ये एक गणराज्य था, तो इसके कई राजा होते थे और उनकी राजधानियाँ अलग अलग थी और ये संघ के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, आज के ज़माने का जो वैशाली मुजफ्फरपुर एरिया है, दरभंगा का क्षेत्र, ये वज्जी महाजनपद के अंदर आता था। ठीक है, कौशल श्री राम से जुड़ी हुई जगह है। अयोध्या जिला और उसके आसपास का क्षेत्र, बहराइच, गोंडा, ये कौशल में आता था। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और साथ में इसकी राजधानी अयोध्या भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। सो अयोध्या या श्रावस्ती है, दोनों ही कौशल की राजधानी थी और ये महाजनपद था अयोध्या और एडजेसेंट एरिया में। ठीक है, फिर एक महाजनपद था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और इसकी दूसरी राजधानी थी माहिष्मती। ठीक है, ये आज के ज़माने का जो उज्जैन क्षेत्र है, महाराष्ट्र और एमपी का लगा हुआ एरिया, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, ये है तब के ज़माने का अवंती। और अवंती मगध के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद भी था। इसके अलावा मल्ल महाजनपद था। आज के ज़माने का जो कुशीनगर और गोरखपुर का क्षेत्र है, ये मल्लों के अधीन होता था तब। कुशावती या कुशीनारा इसकी राजधानी थी। वर्तमान जो कुशीनगर क्षेत्र है वहाँ, यहीं पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया था और इसीलिए फेमस जगह भी है कुशीनगर आज का। महाजनपदों में अगला था पांचाल। पांचालों की राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ठीक है, ये आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो इलाका है वो पांचाल महाजनपद के अंदर आता था। ठीक है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र। इसकी राजधानी याद रखना अहिच्छत्र या काम्पिल्य। इस पर कई बार क्वेश्चन बने हैं कि पांचालों की राजधानी कौन थी या अहिच्छत्र किसकी राजधानी थी। ठीक है, चेदी महाजनपद था। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती या शुक्तिमती। ये बुंदेलखंड आज का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र का ये महाजनपद था। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज के ज़माने में दिल्ली है और इसकी मतलब ये दिल्ली और उसके एडजेसेंट एरियाज जो है एनसीआर का क्षेत्र, वहाँ पे ये कुरु महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, कौरवों की पूरी स्टोरी कुरु महाजनपद की है। ठीक है, इसके बाद मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था और ये इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर नाम से एक शहर का नाम है नेपाल में, तो अक्सर कन्फ्यूजन ये पैदा कर देता है, लेकिन ये याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और ये आधुनिक जयपुर जो क्षेत्र है ये वही उसी क्षेत्र की बात है। ठीक है, एक और महाजनपद था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। ये आज का राजौरी और हजारा जो क्षेत्र है वहाँ पे है। ठीक है, कंबोज महाजनपद। सूरसेन जो था वो मथुरा का क्षेत्र, आज का मथुरा, वृंदावन, बाकी इलाका। अश्मक, ये एकमात्र साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। वर्तमान गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र का जो इलाका है वो इसके तहत आता था, अश्मक के अंतर्गत। और अफगानिस्तान में जो गांधार क्षेत्र है, पाकिस्तान में जो गांधार क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पेशावर और रावलपिंडी जो जगह है वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ एक महाजनपद था जिसको गांधार बोला जाता था। ठीक है, तो गांधार महाजन, ये 16 महाजनपद है। ठीक है, एक मैप में इनका अगर लोकेशन देखेंगे, ये बहुत प्रिसाइज मैप नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें गलतियाँ भी हैं, बट अगर देखा जाए तो कंबोज महाजनपद आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, गांधार यहाँ दिख रहा है और हस्तिनापुर पूर्व महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य, अवंती, अश्मक, ये अश्मक महाजनपद है। ठीक है, चेदी, वत्स महाजनपद मतलब आज के डेट का बुंदेलखंड क्षेत्र। मल्ल यानी कुशीनगर, गोरखपुर का इलाका। कौशल मतलब अयोध्या का क्षेत्र। ठीक है, पांचाल, यही क्षेत्र काम्पिल्य इसकी राजधानी है। काशी यानी वाराणसी, पाटलिपुत्र, मगध, अंग की चंपा राजधानी थी। ठीक है, और वज्जी जो था वो क्या है, एक गणराज्य था जो कि वैशाली, मिथिला का जो क्षेत्र है वहाँ पे था। महाजनपद काल में ही दो धर्म भारत में हुए, एक बुद्धिज़्म था और दूसरा जैनिज़्म था। ठीक है, इन दोनों के बारे में बाद में कभी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी संगीतियों के ऊपर है। ठीक है, संगीति मतलब मीटिंग्स, इनकी जो मीटिंग्स हुई, जैसे जैनों की 2 मीटिंग्स हुई। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ उत्तराखंड पीसीएस का। ठीक है, यूके पीसीएस का, इसमें ये क्वेश्चन बना हुआ था कि पहली जो जैन संगीति थी उसकी वो हुई कहाँ पे थी। ठीक है, तो ऑप्शन में था पाटलिपुत्रा और वैशाली, एक 2 और नाम थे, पर पाटलिपुत्रा इसका सही आंसर था। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना। सेकंड जो इनकी जैन संगीति हुई, जैन मीटिंग्स हुई, ये कहाँ हुई है? 6ठी शताब्दी में वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? आज की डेट में गुजरात में है। ठीक है, और क्षमा श्रवण नाम के एक विद्वान थे या जैन आचार्य थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं, एक पहली हुई है पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई है वल्लभी में। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है, यानी बौद्ध संगीतियाँ? तो बौद्ध संगीतियाँ पहली हुई 483 BC में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु अभी आगे देखेंगे, ये बिंबिसार के बाद शासक बना हुआ था अजातशत्रु, और इस संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, अजातशत्रु के समय में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी हुआ था, या हाँ, परिनिर्वाण ही इसको बोलते हैं, परिनिर्वाण हुआ था इनका। और कहाँ पे हुआ था? मल्ल महाजनपद में। उसके बाद क्या हुआ, एक संगीत का आयोजन किया गया, मीटिंग्स का, ताकि उनकी शिक्षाएं जो थी उनको कंपाइल किया जा सके। ठीक है, नियम बनाया जा सके, संचालन कैसे हो बौद्ध धर्म का, उन सब पे विचार विमर्श करने के लिए पहली मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इसके बाद 383 यानी 100 साल के बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, कालाशोक के शासनकाल में। सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय में, और मोगलीपुत्र तिस्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई है, कनिष्क के समय में। कनिष्क कुषाण शासक था और इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली हुई है 483 BC में, दूसरी हुई है 383 में,
तीसरी हुई है 255 BC में और चौथी फर्स्ट AD में हुई है। ठीक है, पहली राजगृह में, राजगीर जो आज का क्षेत्र है या राजगृह उसको बोलते थे तब, ये बिंबिसार की राजधानी थी। अजातशत्रु के समय भी शुरुआत में ये राजधानी थी, बट बाद में अजातशत्रु ने अपनी राजधानी बदल दी थी, वैशाली कर ली थी। तो अजातशत्रु के समय में ये पहली बौद्ध संगीति हुई है। और दूसरी हुई है वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथी कुंडल कश्मीर में कनिष्क के समय में। अध्यक्ष यहाँ से आप देखेंगे, पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के सबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्स और चौथी के वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष चौथी के। ठीक है।